हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल 3 आईपीओज ओपन होने वाले हैं एक साथ। अभी क्या है कि इतना टाइम नहीं बच पाया कि सारे आईपीओज का रिव्यू किया जाए, बट कोशिश करूंगा कि कल सुबह तक वो दोनों वीडियो भी अगले आपको मिल जाएं। तो इस वीडियो के अंदर कल का जो आईपीओ ओपन होने वाला है जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग का आईपीओ, उसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि 24 से लेकर 26 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। बहुत सारे आईपीओज हैं, देखिए इतना ही टाइम बच पाता है। और कल भी मैंने रात को 1 बजे वीडियो लाइव किया था। अब देखिए, सोना भी होता है, वापस भी उठना है, दूसरे कोई वीडियोस भी हैं, उनके भी अगले कोई काम निपटाना है, या मतलब इतने सारे काम अब कैसे एक साथ हो जाएंगे। तो अभी आईपीओस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या है कि जितने पॉसिबल हो सके मैं डाल रहा हूँ। लगभग मेरी कोशिश रहेगी कि सारे आईपीओस के रिव्यू किए जाए, मतलब मैं कोशिश यही करूँगा कि सब आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, फिर कंपनी की डिटेल्स, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स, अंत में जानेंगे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीबीट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगभग 10% के आसपास चल रहा है, लगभग 24 रुपये पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। डिमांड ठीक ठीक है, तो बाकी अपडेट मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आईपीओज आ रहे हैं तो डिमांड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। फिर जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2022 के अंदर, करीब 3 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। ये कंपनी क्या है कि जैन मेटल ग्रुप का ही पार्ट है। इस कंपनी का नाम है जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग लिमिटेड। अब सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ ये कंपनी क्या करती है। नॉन फेरस मेटल्स जो होते हैं, मतलब नॉन फेरस मतलब जो लोहे से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो लोहा होता है उनको फेरस बोलते हैं। तो वो नॉन फेरस मेटल्स जो होते हैं उनकी रीसाइकलिंग का काम करती है। पुराने जो आप देखते होंगे हमारे घर से कबाड़ी वाले जो सामान वगैरह लेके जाते हैं, लोहा वगैरह जो भी है, ये मेटल्स लेके जाते हैं, तो वो क्या कि फिर बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर जाता है। तो ये बड़े प्लांट्स के अंदर सारा ये जो माल इकट्ठा हो गए फिर रीसाइकल होता है, फिर वापस उसका एलॉयज मतलब जो धातु बनाते हैं वापस वो वापस सेल होती है। तो ये कंपनी नॉन फेरस के अंदर तांबा होता है जिसको कॉपर बोलते हैं, फिर सीसा होता है जिसको लेड बोलते हैं, अभी लेड एसिड बैटरीज भी आती है आपको पता होगा, फिर एल्यूमिनियम होता है। उसके अलावा प्रीशियस मेटल्स भी, मतलब उनका भी रिसाइकलिंग करती है। उसके बाद उनसे उपयोगी मेटल्स जो भी अलॉयज इनगॉट्स वो मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसकी तमिलनाडु के अंदर 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 1 सेग्रीगेशन फैसिलिटी है। अभी रिसेंट डेटा के अनुसार देखिए, 2025 के डेटा के अनुसार अगर देखें तो इसका मैक्सिमम जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। लगभग 60% के आसपास का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। उसमें भी जो बड़े बड़े देश हैं जिसके अंदर चाइना सबसे बड़ा है, फिर सिंगापुर, जापान, ऐसे मतलब देश हैं। यूएस नहीं है, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वहाँ पर अभी टेंशन चल रही है अपने टैरिफ वाली, तो उसका शामिल नहीं है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है। फिर इसका प्रोडक्ट वाइज अगर रेवेन्यू देखते हैं तो कॉपर और कॉपर इनगॉट से लगभग 44.8% का इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। लेड और लेड अलॉय से 39.4 का इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉयज से लगभग 4% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं जैसे सोना है, चांदी है, ये प्रीशियस मेटल्स आते हैं, वहां से लगभग 10% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये लगभग आपको बता रहा हूँ। और अगर इसका मार्केट शेयर अगर देखें तो अभी लिस्टेड जो कंपनियां हैं जैसे ग्रेविटा इंडिया है, पॉन्डी ऑक्साइड्स है, उनसे तो ये रेवेन्यू के मामले में बड़ी है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए ये बड़ा मार्केट है, अनलिस्टेड प्लेयर्स भी खूब है, तो उनमें भी टॉप लीडिंग कंपनीज में आप कह सकते हैं टॉप 10 कंपनीज में इसका नंबर आता है। तो ओवरऑल काम बढ़िया है, मैंने आपको बता दिया। एक्सपोर्ट से लगभग 60% का रेवेन्यू है और यहाँ पर जो सेल होती है लगभग 40% के आसपास। बाकी सारा प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू भी बता दिया। काम अच्छा लग रहा है। रिसाइकलिंग का काम मतलब एक सदाबहार काम कह सकते हैं। भाई कोई भी चीज़ बनेगी तो वो खराब होगी, वापस रिसाइकल तो होनी है, और ये काम काफ़ी अच्छा है। और वैसे ये सेक्टर इतना हार्ड नहीं है कि हर कोई इसके अंदर घुस ना पाए, आराम से घुस सकता है, बट इसके अंदर अगर बड़ा प्लांट लगाना तो पैसा लगेगा, बट ऐसा कोई यूनिकनेस नहीं है, ठीक है ना। अभी छोटे छोटे भी अगर देखें ऐसे व्यापारी खूब मिलेंगे आपको जो ये मतलब रिसाइकलिंग का काम भी करते होंगे, ठीक है ना। ये बड़े प्लांट के हिसाब से करता है। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। अब जानते हैं इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जो कि 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 3100 करोड़ से 7100 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, 2 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन अगर निकाले 2023 के अंदर 2.9%, फिर 3.6% और फिर 3.1%, मतलब मार्जिन लगभग स्थिर है,
बट 2024 से 2025 के अंदर 3.6 से 3.1% हुआ है, थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट लगभग आप 3% के आसपास स्थिर मान के चल सकते हैं, मतलब मार्जिन भी ठीक है। फिर एबिटा के अंदर ग्रोथ है, नेटवर्थ भी इसकी बड़ी है, रिजर्व्स इसके हाथ में बड़े हैं, 660 करोड़ रुपए के हैं। फिर बोरिंग्स उधारी भी बड़ी है, 919 करोड़ रुपए की उधारी आज की तारीख में। डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले 0.92 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। हालांकि आईपीओ के पैसे से 375 करोड़ रुपए अपना डेट पे करने के अंदर काम में ले रही है, फिर काफी हद तक डेट तो कम हो जाएगा, बट इसको डेट पर अपना फोकस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए डेट को छोड़े तो फाइनेंशियली कंपनी तो ठीक नजर आ रही है, बट आने वाले टाइम में डेट पर फोकस करना पड़ेगा। आरओई 40%, आरओसी 24% के आसपास बढ़िया है। पी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो निकाले तो 33.6 का निकल कर आता है, फेस वैल्यू 2 रुपए पर। प्राइस टू बुक 20.4 का है। इसकी पीयर कंपटीटर से ग्रेविटा और पॉन्डी। ग्रेविटा का पी 37.6 का, पॉन्डी का है 55। तो पी वाइज देखा जाए तो उनसे थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन है, और रेवेन्यू के मामले में उनसे बड़ी है। प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हायर साइड इसकी वैल्यूएशन नजर आती है। तो वैल्यूएशंस मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, प्राइस बैंड भी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, वैल्यूएशन सही है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी अच्छी नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 24 से 26 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 220 रुपए से लेकर 232 रुपए के बीच में है। 64 मतलब 64 शेयर्स का ये लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 1250 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 500 करोड़ रुपए के, जिससे 375 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है। ओएफएस है 750 करोड़ रुपए का। रिटेल पोर्शन 10% का और लिस्टिंग डेट है 1 अक्टूबर को। तो ये है कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह था कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। डिसीजन जो होगा वो आपका खुद का होगा। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स, नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क मापने के लिए। अभी के टाइम में रिस्क कैसा है और डिमांड वगैरह कैसी है, बस उसके अलावा हम कुछ नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है हमारा पैरामीटर जीएमपी 10% के आसपास कह सकते हैं। अभी डिमांड तो ठीक है, 0.5 मतलब आधा नंबर इसमें दे सकते हैं। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20% का, तो अभी 20% आजकल कोई भी आईपीओ में आप देख लीजिए आ ही नहीं रही है जीएमपी। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी इतने सारे आईपीओज हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अभी ये भी 10% भी बड़ा लगता है, कम नहीं लगता है आजकल। बट मैं ये नहीं करूँगा, आपको उसके भरोसे रहना है, आपको लेटेस्ट अपडेट भी देखते रहना है, क्योंकि जीएमपी का भी भरोसा नहीं है, मैनिपुलेट होती है, गलत भी हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैल्यूएशंस देखें तो पी वाइज सही वैल्यूएशंस नजर आ रही है, ज़्यादा महंगी नहीं है, और अपने सेक्टर के अंदर बड़ी भी कंपनी है, और टॉप लीडिंग कंपनीज में भी इसका नंबर आता है। तो वैल्यूएशन में पूरा 1 पॉइंट देना चाहूँगा, मतलब ये कंपनी डिजर्व करती है। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, वो मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लूँगा। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी के हिसाब से तो रिस्क तो थोड़ा कम नज़र आ रहा है। फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए रिसाइकलिंग का बिजनेस अच्छा बिजनेस है, हालांकि इतना कोई यूनिक ज़्यादा नहीं कह सकते, हर कोई इसके अंदर आ सकता है, बट बड़े लेवल पर करना एकदम ईजी भी नहीं है। बट एक अच्छा सेक्टर आप इसको कह सकते हैं, डिमांडिंग भी है और अपने पीयर कंपटीटर्स के मुकाबले बड़ी कंपनी है। फाइनेंशियली देखा जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने, और मार्जिन भी ठीक है, स्थिर है 3% के आसपास। बाकी इसका ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, आरओसी वगैरह बढ़िया है, पी वाइज भी वैल्यूएशंस भी ठीक है, और फ्रेश इश्यू है, अपना डेट भी कर रही है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स मुझे थोड़ा एक चीज़ लगी कि डेट इसके ऊपर थोड़ा हाई है, हालांकि आईपीओ के पैसे थोड़ा डेट पे कर रही है, बट आने वाले टाइम में भी इसको फोकस करना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा अट्रैक्टिव कंपनी नजर आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अगर ये आने वाले टाइम में अपना डेट पर थोड़ा फोकस करके पे कर दे तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। ओवरऑल ये बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिट वगैरह के अंदर भी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। बाकी आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। पर्सनली अगर देखा जाए, मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये अट्रैक्टिव नजर आ रही है। बाकी लिस्टिंग इसके हिसाब से देखेंगे क्या मतलब लेटेस्ट अपडेट रहता है, कैसी डिमांड वगैरह रहती है, ठीक है, वो अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उम्मीद करता हूँ सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।